जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे एक्नॉलेज करिएगा, मेरी वॉइस सबको आ रही है। जी स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो पहली लैब थी वो विंडोज़ फॉर्म की डिज़ाइनिंग पे थी, के इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ फॉर्म। तो दूसरी लैब जो थी, जिसमें हम पहले लैब में हमने विंडोज़ फॉर्म पे कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना सीखी थी, सही है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए और ये तमाम चीज़ें। दूसरी लैब जो थी वो हमारे पास थी डेटाबेस डिजाइनिंग की, जिसमें एसक्यूएल सर्वर का टूल को यूज करते हुए डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, डेटाबेस को डिजाइन किया था। उसके अंदर कोई डीडीएल की क्यूरीज वगैरह चलाई थी। इसी तरीके से टेबल को डिजाइन करते वक्त डीडीएल की क्यूरी चलाई थी। फिर उसके बाद डीएमएल के इंस्ट्रक्शंस पे आए थे कि भाई डीएमएल में इंसर्ट अपडेट डिलीट देखा था, और फ्रूट की जितनी भी क्यूरीज होती हैं वो देखी थी। फिर हमने एक आध क्यूरी सेलेक्ट की देखी थी। ठीक है जी। और फिर उसके साथ साथ क्या देखा था भाई, कुछ दो की कंस्ट्रेंट पड़े थे, बल्कि तीन कंस्ट्रेंट पड़े थे। एक नॉट नल कंस्ट्रेंट पड़ा था, एक प्राइमरी की पड़ा था, एक फॉरेन की पड़ा था। प्राइमरी फॉरेन की क्या हो, कैसे क्या हो रहा था हमें कि भाई प्राइमरी की किसी भी टेबल में किसी एक कॉलम पे लगाई जा सकती थी, और जिस कॉलम पे लगती थी उस कॉलम की हर वैल्यू एक दूसरे से यूनिक होती थी। प्राइमरी की जिस कॉलम पे लगती थी उस कॉलम में कोई भी नल वैल्यू अलाउ नहीं होती थी। ठीक है भाई, ये कुछ रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, और इसी हिसाब से प्राइमरी और फॉरेन की को यूज करते हुए अगर किसी एक टेबल में एक कॉलम ऐसा प्राइमरी यूज हो रहा है और वही कॉलम किसी और टेबल में भी यूज हो रहा है तो वो एज अ फॉरेन की यूज होता है। और जब ये वाली सिचुएशन बनती है तो दो टेबल के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। ठीक है जनाब, और क्या चीज़ पढ़ी थी कि भाई विद रिस्पेक्ट टू वन कॉलम हम दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करके एक सिंगल टेबल बना रहे थे बाय यूजिंग इनर जॉइन। इनर जॉइन की क्या डेफिनेशन होती है? इनर जॉइन ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल्स। इनर जॉइन रिट्रीव करके लेके आता है ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल इज कॉल्ड इनर जॉइन। कि भाई दो टेबल के दरमियान जो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड होगा, जैसे कि हमने आईडी के कॉलम की बात की थी कि डिपार्टमेंट के टेबल में आईडी और स्टूडेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है, अगर इन दोनों आईडीज जो जो मैच होंगी आपस में, सही है, वो रिकॉर्ड हमारे पास इनर जॉइंट लेके आएगा। ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है भाई, इसके अलावा और कोई बात हुई थी तो बताएं भाई, फ्लैशबैक कर लेता हूँ उसको भी। जी स्टूडेंट्स, और तो कोई बात नहीं हुई थी? ठीक है भाई, अब ज़रा जिन जिन के पाँच पाँच नंबर हैं ज़रा उनसे कुछ सवालात कर लेते हैं। जी, फरदीन अवेलेबल है हमारे पास?
मोहम्मद हुसैन। जी जनाब, मोहम्मद हुसैन। सुन सकते यस हैं? सर। जी मोहम्मद हुसैन, यस सर। ये मुझे बताएं कि जब हम विंडोज फॉर्म के किसी भी कंट्रोल पे इवेंट कर के किसी भी कंट्रोल पे डबल क्लिक करते हैं तो उसका कोड खुलता है एक, उस कोड को क्या कहते हैं? जी जी। म्यूट नहीं कीजिएगा भाई, अब अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मोहम्मद हुसैन, जी जी सर, सुन रहा हूँ। चलें अब जवाब दें। सर रिपीट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हम विंडोज फॉर्म के किसी भी कंट्रोल को उठाते हैं और उस पर डबल क्लिक करते हैं तो उसका कोड खुलता है, ठीक है? उस यस सर। कोड को क्या कहते हैं? हम्म। जहाँ पे हम अपनी लॉजिक डिफाइन करते हैं उस कोड को क्या कहते हैं? सर अभी याद नहीं आ रहा। थैंक यू। जिसका सवाल नहीं आएगा -1 करता जा रहा हूँ मैं। या आपका कमेंट आ गया आपके उसके नीचे? अच्छा भाई, और 5 नंबर वाले कौन है भाई? सालिक रफीक। सालिक। यस सर। जी सालिक, सेम क्वेश्चन, जवाब दीजिए। सर रिपीट कीजिएगा। क्या सो रहे हो आप लोग? तीसरी दफा रिपीट करूंगा मैं। सवाल ये है कि भाई हम विंडोज फॉर्म के किसी भी कंट्रोल पे जब डबल क्लिक करते हैं उस पर कोडिंग करने के लिए, जो उसका कोड खुलता है उस कोड को क्या कहते हैं? सॉफ्ट कोड। जी नहीं। चलो ठीक है भाई सालिक, थैंक यू। -1। अच्छा भाई, और कौन है भाई 5 नंबर वाला? जी सारिब। सारिब प्रेजेंट है भाई? अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? खुश नसीब 5 नंबर वाले। अम्म, जी सैयद मरियम काजी। जी मरियम प्रेजेंट है? अच्छा भाई, नेक्स्ट कौन है? युमना खान। युमना प्रेजेंट है? चले भाई, ये भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट कौन है युमना के बाद? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। अच्छा भाई, इसको कहते हैं आफत नागहानी। चले जी, अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।
ठीक है जनाब। तो ये उन लोगों से सवाल था गालिबन जो खुशनसीब थे कि जिन्होंने माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देकर 5 नंबर लिए हैं लैब नंबर 2 में। ठीक है, तो उनसे सवाल भी बनता है कि भाई 5 नंबर कैसे आ गए। अगर कुछ आता है तो यकीनन तभी 5 नंबर आते हैं ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो तीसरी लैब है वो बेसिकली क्या है कि किस तरीके से डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम अपने सी शार्प विंडोज फॉर्म की एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी करेंगे। पूरी एक एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। उसमें मेजर मेजर दो मॉड्यूल जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक साइन अप पैनल, सही है, कि जब यूजर जो है वो अपने आप को रजिस्टर करेगा तो डेटाबेस में वैल्यू सेव करवाएगा, रजिस्टर करवाएगा, और जब लॉगिन करेगा तो वो डेटाबेस में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी यानी वैलिड वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो खुद को लॉगिन करेगा। ठीक है जनाब, तो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब क्लास, मैं आप लोगों से इम्प्लीमेंट करने से पहले एक सवाल ये करूंगा आप लोगों से कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, और मुझे साइन अप करवाना है। और साइन अप के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए कि भाई मेरा नेम, ठीक है, मेरी ईमेल, मेरा फ़ोन नंबर और मेरा पासवर्ड। ये तीन चार क्रेडेंशियल जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है कि भाई मुझे खुद को साइन अप करवाना है। साइन अप का मतलब रजिस्टर्ड। रजिस्टर वो करवाएगा जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो वंस जब रजिस्टर करवा लूंगा तो मेरे पास डेटाबेस में जाके वैल्यू सेव हो जाए। और जब मैं लॉग इन करवाऊं तो मुझे सिर्फ उन्हीं 4 क्रेडेंशियल में से सिर्फ 2 क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड हो। कौन से? ईमेल और पासवर्ड। तो मुझे बताइए आप लोग, क्या मुझे साइन अप और लॉग इन के लिए दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनाने चाहिए या एक ही टेबल से काम हो जाएगा? सर एक ही टेबल से हो सकता है काम। वेरी गुड, सही है भाई। यानी ये वाली बात आपको समझ में आ गई है कि भाई साइन अप में भी वही 2 क्रेडेंशियल है जो हमें लॉगिन के टाइम इस्तेमाल करनी है। तो बजाय हम अलग से टेबल बनाना, ये बेवकूफ़ी और ये तरीका भी सही नहीं है। हम सिंगल टेबल को ही इस्तेमाल करें, लेकिन सिंगल टेबल के उन्हीं 2 क्रेडेंशियल को इस्तेमाल कर लें। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन पे आने से पहले हम जो है वो डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और रिस्पेक्टिव टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम लैब नंबर 3 रख लेते हैं। ये हमारा गालिबन डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद यूज लैब नंबर 3 इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, मेरा डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट टेबल साइन अप के नाम से। ठीक है जनाब। अब यहाँ पर अब देखें क्लास, अब एक चीज और आप लोगों के सामने है कि जब आप अपने आप को कीट में रजिस्टर्ड किया आप लोगों ने, ठीक है, तो क्या अपने साथ यूजर आईडी खुद लेके आए थे या आपको खुद ऑटोमेटिकली यूनिक जनरेट हुई है? सर यूनिक जनरेट हुई है। ठीक है, ऑटोमेटिकली मिली ना, आपको तो नहीं पता था मेरी आईडी क्या होगी। तो इसी तरीके से जो भी यूजर साइन अप करेगा तो उसको पता नहीं होना चाहिए कि उसको आईडी क्या जनरेट होगी। वंस जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और जब लॉगिन करेगा, ठीक है, तो उसको तब अपने डेटा में पता चले कि भाई उसको आईडी क्या जनरेट हुई है। तो मैंने यहाँ पर USR अंडरस्कोर ID यूजर आईडी इसकी टाइप कर दी इंटीजर।
और हर यूजर आईडी एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तो मैंने इसको प्राइमरी की कर दिया। लेकिन अब अलग मैं होनी चाहता चाहिए हूँ, थी प्राइमरी की। जी कुछ कह रहे हैं? नो सर। अच्छा, तो यूजर आईडी की टाइप क्या है, इंटीजर, और उसको प्राइमरी की इसलिए कर दिया ताकि हर यूजर आईडी एक दूसरे से डिफरेंट हो। लेकिन ये फीचर कौन देगा कि हर यूजर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो, ये फीचर कौन सर देगा? आइडेंटिटी देगी। वेरी गुड। तो हमारे आइडेंटिटी। पास वो कॉलम में हम उस कॉलम को आइडेंटिटी बना देते हैं। अब ये क्या लिखा है मैंने आइडेंटिटी के अंदर, 1,1, ठीक है। मैं इससे पहले आपको मैं इससे पहले सर ये आपको डिजाइन व्यू 1,1 पे के अंदर, दिखाता हूँ। जी जी बताइए। सर 1,1 के अंदर 1 जो है वो इनिशिएटिंग पॉइंट है, और जो सेकंड वाला 1 है वो इंक्रीमेंट है। वेरी गुड, पढ़ा हुआ है यानी लड़के ने। नाम क्या है सर तुम्हारा भाई? आपने कहा था ना पूछूंगा सवाल सेशन में, इसीलिए। मैंने कब कहा था? सर आपने पीडीएफ फाइल के अंदर लिखा है ना मेरी, मैंने ये यूज किया था तो। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, अरे हाँ याद आया, मैंने फाइल में कुछ मेंशन किए हैं जिसमें आयशा भी थी भाई, कास्केडिंग यूज की है भाई बच्चों ने। लड़के बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुमने याद दिला दिया। जरा सवाल करने उनके उस बेस पे मुझे, अगर उन्होंने उनको आता है तो फिर जो है वो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया ना तो मैं 2 नंबर काटूंगा। बिला वजह की चीजें, जो जो चीज नहीं पढ़ाई वो इम्प्लीमेंट कैसे कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, थैंक यू यार लड़के। नाम बताना जरा अपना। जी, अभी जिनसे सर बात, मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद, थैंक यू यार। अच्छा, तो क्लास देखो, लैब नंबर 3 के नाम से हमने डेटाबेस बनाया और उसके अंदर टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं पहले बजाय क्यूरी से समझाने के इस प्रॉपर्टी को डिजाइन व्यू से समझ लें कि जब हम न्यू टेबल करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वाली विंडो खुलती है। अब इसमें मैंने एक कॉलम बनाने जा रहा हूं, यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसकी टाइप क्या है, इंटीजर, ये हो गया। अब मैं अगर इसको प्राइमरी की कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नॉट नल का चेक हट जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की अपने अंदर एक भी नल वैल्यू अलाउ नहीं करती। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि भाई ये वाला कॉलम ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट करे, तो कहीं डिफॉल्ट वैल्यू एंड बाइंडिंग लिखा हुआ है क्लास, जो भी कॉलम बन रहा होता है नीचे उस स्पेसिफिक कॉलम की तमाम प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं। ये देखें आपके सामने उस कॉलम की तमाम प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। अब कहीं आपको लिखा हुआ आ रहा है, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों को, ये आ रहा, जो कि बाय डिफॉल्ट नो है। मैं जब इसको एक्सप्लोर करूंगा इस प्लस के निशान को, तो यहां पर मुझे एक ऑप्शन मिलता है, क्या ये कॉलम आइडेंटिटी है या नहीं इस टाइम? नो। आप ड्रॉप डाउन पे जैसी यस करोगे तो आपको 2 प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। कौन सी? आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और आइडेंटिटी सीड। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया कि भाई यू आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो, ठीक है, माना कि आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट करवा देगा, बट कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी वैल्यू पहले जनरेट हो, कहां से जनरेट हो, और पहली वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू क्या है? अब 1 से हमें समझ में आता है कि चलो 1 से स्टार्ट होगी। अब कैसे पता चलेगा कि 1 के बाद 1 ही आए, 1 के बाद 2 आए, 1 के बाद 3 भी तो आ सकता है, 1 के बाद 4 भी तो आ सकता है। तो आप इन दोनों प्रॉपर्टीज में डिफाइन करते हो। आइडेंटिटी सीड का मतलब होता है कि दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी कॉलम, कि भाई जो पहली वैल्यू जनरेट होगी वो 1 से होगी, ठीक है। और 1 के बाद ये डिसाइड करेगा कि 1 के बाद 1 का इंक्रीमेंट करके 2 आना चाहिए, या 1 के बाद 2 का इंक्रीमेंट करके 3 आना चाहिए। ये डिसाइड करेगा आइडेंटिटी इंक्रीमेंट, ठीक है भाई। ये 2 प्रॉपर्टीज किसको समझ में नहीं आई? नहीं तो एक्नॉलेज करो भाई, क्या आ गया समझ में?
जी भाई क्लियर है? जी आइडेंटिटी सीट बता देता हूँ दोबारा भाई। आइडेंटिटी सीट का ये वो प्रॉपर्टी है जो कि आपको बताती है कि भाई आपकी पहली वैल्यू क्या जनरेट होनी चाहिए, यानी जो आईडीज जो जनरेट होंगी वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। मैं कह रहा हूँ कि भाई जब भी पहला यूजर आएगा उसको 1 आईडी मिलेगी, उसके बाद दूसरे यूजर को कौन सी आईडी मिलेगी वो ये डिसाइड करेगा कि भाई 1 के बाद उसी आईडी में 1 का इंक्रीमेंट कर दो तो उसको 2 मिल जाएगी। 2 के बाद जब तीसरा यूजर आएगा तो 2 में 1 का इंक्रीमेंट कर दो तो 3 मिलेगी। ये कहना चाह रहा हूँ। अब ये तो हमारे पास डिजाइन व्यू था। इसी तरीके से क्यूरी के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम साइन अप का टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, उसमें यूजर आईडी उसकी टाइप इंटीजर। अच्छा एक शर्त ये है आइडेंटिटी के लिए कि आइडेंटिटी की को बनाने के लिए आपकी डाटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए, यानी इंटीजर से मुराद कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू पे कभी भी आइडेंटिटी नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपको प्रॉपर्टी ही विजिबल नहीं होगी डिजाइन व्यू पे कि अगर आपने टाइप इसकी क्या कर दी, कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ var4 50 कैरेक्टर, इट विल गिव द एरर। जब मैं इसको क्रिएट करने जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे एरर दे देगा कि आइडेंटिटी कॉलम मस्ट बी डाटा टाइप इंटीजर, बिग इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, टिनी इंटीजर, डेसिमल, न्यूमेरिक। कोई ऐसी वैल्यू आपको नजर आ रही है, ऐसी डेटा टाइप नजर आ रही है जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो, ये भी न्यूमेरिक फॉर्मेट में होती है डेसिमल, ये भी इंटीजर है, ये स्मॉल इंटीजर है, ये हमारे पास बिग इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो इसकी टाइप जो है वो कुछ न्यूमेरिक फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, ये शर्त है आइडेंटिटी की। कॉमा के बाद आ जाओ भाई, दूसरा कॉलम बनाने जा रहे हैं यूएसआर अंडरस्कोर नेम, यूजर नेम वेरिएबल कैरेक्टर 50 कैरेक्टर लॉन्ग। भाई ये अपने माइक बंद कर दें अगर जरूरत नहीं है तो। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे मेरे पास यूएसआर अंडरस्कोर ईमेल, इसकी भी टाइप हम कर देंगे var4। अब सबको नॉट नल करना, जाहिर सी बात है जो भी स्टूडेंट आएगा जो भी यूजर आएगा वो अपना नाम भी देगा और जो यूजर आएगा वो अपनी ईमेल भी देगा, तो सबको नॉट नल कर देंगे। इसी तरीके से आ जाएगा हमारे पास यूजर अंडरस्कोर एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस ले लेते हैं भाई 50 कैरेक्टर, और फाइनली यूजर पासवर्ड। तो ये हमारे पास एक अदद टेबल क्रिएट हो गया, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मेक श्योर कर लीजिएगा कि कौन से डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट होना चाहिए। हमने डेटाबेस लैब नंबर 3 बनाया, ये इस वाली कमांड ने इसको सेलेक्ट किया, या आप लोग डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप वो वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करोगे तो वो उस स्पेसिफिक डेटाबेस में जाके इम्प्लीमेंट होगी। तो ये गालिबन हमारे पास एक साइन अप का टेबल बन गया। अब आ जाते हैं विंडोज फॉर्म पे। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं लैब नंबर 3 अंडरस्कोर क्रूड एप्लीकेशन।
ठीक है जनाब, तो यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं ये हमारा फॉर्म। अब इस फॉर्म को हम लोग नाम दे लेते हैं कि भाई इस फॉर्म को नाम दे लेते हैं कि साइन अप के नाम से। इसको आप रीनेम कर लो। तो ये मेरे पास जो है वो साइन अप के नाम से फॉर्म हो गया। अब इस फॉर्म का टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं और इधर जाके इसको साइन अप पैनल, इसको ये नाम दे देते हैं। यहाँ से एक लेबल उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और इस लेबल को भी साइन अप पैनल। इसका फॉन्ट साइज 20 कर देते हैं। ठीक है जनाब, ये हेडिंग आ गई हमारे पास। जो भी रिकॉर्ड लेंगे वंस उसको सबमिट करवाएंगे तो एक सबमिट बटन ले लेंगे और इसी को कॉपी करवाने के बाद एक एग्जिट बटन भी ले लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं कि अब क्लास यहाँ पर मुझे बताओ कि हमें आईडी यूजर से इनपुट लेने की जरूरत है? आप लोग बताओगे? नो सर। सही है, क्योंकि हमने आइडेंटिटी रख दिया, वो डेटाबेस में से जनरेट होगा लेकिन खुद ही जनरेट होगा। यहाँ पर साइन अप के टाइम पर हमें यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई लेबल उठा लिया एक और इसी को कॉपी करके दूसरा लेबल, एक लेबल हो गया नेम का, एक हो गया ईमेल का, ये हो गया एड्रेस का और गालिबन ये हो गया पासवर्ड का। ठीक, तो अब यहाँ पर जो यूजर से इनपुट लेना है वो टेक्स्ट बॉक्स से लेना है। तो ये आ गया नेम, यहाँ से इसको कॉपी करके ये आ जाएगा हमारे पास ईमेल, ये आ जाएगा पासवर्ड और ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर एड्रेस। एड्रेस को मल्टीलाइन कर देते हैं और ये जो एड्रेस हो जाएगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा। ये साइन अप पैनल हमारे पास ये आ गया। अब इसको भी मीनिंगफुल नेम दे देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास नेम, ये आ जाएगा हमारे पास ईमेल, ये आ जाएगा एड्रेस। इन सब को सेलेक्ट करके इन सब के फॉन्ट ठीक है जनाब, ये एक अदद टूटा फूटा था हमारे पास साइन अप पैनल डिजाइन हो गया। अब हमें क्या करना है कि भाई कनेक्टिविटी देनी है। अब आप यहाँ पे देखें कि नेम, ईमेल, पासवर्ड और एड्रेस ये तमाम वही क्रेडेंशियल हैं जिनका हमने टेबल बनाया है। ठीक है, लेकिन इसमें आईडी एक ऐसा कॉलम है जिसमें यूजर से इनपुट रिक्वायर्ड नहीं है, इनमें ये तमाम इनपुट रिक्वायर्ड है। सही है, तो अब हमें क्या करना है कि कनेक्टिविटी देनी है। कनेक्टिविटी के लिए क्लास सबसे पहले ना तो इस टाइम एसक्यूएल सर्वर आपके इस प्रोजेक्ट को जानता है, ना ये प्रोजेक्ट आपके इस सर्वर को जानता है।
तो अब आपने क्या करना है कि व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है, सर्वर एक्सप्लोरर। इसमें जाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसी विंडो खुलेगी। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा पुराना कनेक्शन था। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा कनेक्शन और एक छोटा सा आइकन भी बना हुआ है कनेक्ट टू द डेटाबेस। ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऐड कनेक्शन। ठीक है, हमें सबसे पहले कनेक्शन ऐड करवाना पड़ता है और कनेक्शन ऐड करवाते वक्त हमसे 3 चीजें मांगता है। क्या चीजें मांगता है कि भाई डेटा सोर्स कौन सी है। अगर जो लोग एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं तो वो डेटा सोर्स एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल करेंगे और जो लोग एमएस एक्सेस यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ये यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्योंकि एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं तो मैं एसक्यूएल सर्वर को सेलेक्ट करूंगा एज अ डाटा सोर्स और उसके बाद ये मांग रहे हैं मुझसे सर्वर नेम। ठीक है, अब ये सर्वर नेम कहाँ से आएगा, आप जिस सर्वर पे कनेक्ट हो, ये सर्वर है ना, ये कहाँ से आया, जब आपने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ से सर्वर नेम को आप कॉपी करोगे और यहाँ लाके जैसे ही पेस्ट करोगे तो इस सर्वर पे बने हुए जितने भी डेटाबेसेस होंगे वो इस ड्रॉप डाउन में लोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन को क्लिक करो और जितने भी डेटाबेसेस होंगे, ये तो 4 तो ये हमारे पास सिस्टम डेटाबेसेस हैं, ये हमारे काम के अभी नहीं है। जो यूजर डिफाइंड डेटाबेस हैं वो ये हैं, ये अभी हमने बनाया लैब नंबर 3। हमें इसका काम है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कनेक्शन को टेस्ट कर लें कि भाई कोई फेलियर तो नहीं आ रहा। तो टेस्ट कनेक्शन क्या आ रहा है, सक्सीड। क्लास ये वाला ड्रॉ मैसेज बॉक्स देख रहे हैं, लैब नंबर 1 में इम्प्लीमेंट किया था। मैसेज बॉक्स का मैसेज होता है, ये होती है कैप्शन होती है और ये मैसेज बॉक्स का बटन होता है और ये मैसेज बॉक्स का आइकन होता है। 4 पैरामीटर होते हैं ना, तो ये बाय डिफॉल्ट। तो अब आप इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखें सर्वर एक्सप्लोरर में आपका कनेक्शन ऐड हो गया कि ये आपका सर्वर नेम के बाद डॉट करने के बाद क्या लिखा हुआ है, आपका डेटाबेस का नेम। ठीक है, ये कनेक्शन ऐड हो गया। कनेक्शन ऐड होने के बाद कनेक्शन ऐड होने के बाद जो है क्या करना है, हमें वर्किंग कहाँ करनी है कि भाई यहाँ पे यूजर इनपुट आए, ये तमाम यूजर इनपुट आए, जब सबमिट करें तो इन तमाम वैल्यू जो है वो उठकर इस टेबल में चले जाएं। ठीक है, टेबल को भी डिस्प्ले करने की क्यूरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए साइन अप। तो अभी मेरे पास जो है वो ये एम्प्टी टेबल है, इस पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब रिकॉर्ड हमें अपने इसके थ्रू ऐड करवाना है तो सबमिट बटन पे काम करना पड़ेगा। आप लोगों से सवाल ये पूछ रहा था कि भाई जिस कंट्रोल पे भी जब डबल क्लिक करते हैं तो एक कोड खुलता है, जैसे कि ये वाला कोड खुला। ठीक है, इस कोड को कहते हैं इवेंट ऑफ दैट कंट्रोल, उसका इवेंट खुलता है। बटन पे काम करना है तो बटन का इवेंट खुला है बटन के नेम के साथ। ठीक है, अब इस बटन के पीछे क्या काम करना है ये आपकी अपनी खुद की लॉजिक होगी। अब हमें इस बटन के पीछे ये काम करना है कि भाई जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उसको डेटाबेस में भेजना है। तो मैं गया, इसका इवेंट खोल लिया मैंने। अब जो काम करूंगा इसके इवेंट में करूंगा। ठीक है, पढ़ के आया करें अगली लैब में। जरूरी नहीं कि हर चीज ऑफिशियल तौर पर हो, कुछ नागहानी आफतें भी आती हैं। अभी जिन लोगों के पोर्टल पे मैंने कमेंट किया है वो कुछ लोग एब्सेंट थे, जिनमें नाम था मरियम का भी नाम था, यमुना का भी नाम था और इसी तरीके से एक आध नाम और था जो कि उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे। तो उनके पोर्टल पे मैंने कमेंट किया है, शायद आप लोगों को मिल गया होगा -1 का। तो ऑन टाइम आया करें भाई क्लास में, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे आप लोगों से।
ठीक है क्लास, ये हम लोग यहाँ पर इस वाली मीटिंग, ये वाली मीटिंग वैसे भी हमारे पास एंड होने वाली है, 1.5 मिनट रह गया। तो उस 1.5 मिनट में आप लोगों ने कोई सवाल करना है तो भाई कर लें, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इम्प्लीमेंटेशन दूसरे सेशन में। जी जनाब, किसी का कोई सवाल है? सर अगर हमें इस MSSS के साथ ओपन करें, कनेक्शन करें, क्या चीज? तो इसका फाइल नेम क्या होगा? क्या चीज, क्या ओपन करें? सर विंडो फार्म को अगर हम MSSS के साथ कनेक्शन करें इसका, जैसे SQL में किया है, तो उसका फाइल नेम मांग रहा है, लेकिन वो दिया है, कह रहा है कि इनकरेक्ट है, पाथ फाइंड नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, वो फाइल नेम आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। आपने जो एक्सेस में जो डेटाबेस क्रिएट किया होगा ना, जैसे हम एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो 2 फाइलें क्रिएट होती है ना, MDF और LDF। उसी तरीके से डेटाबेस फाइल जो है वो आपके एक्सेस में भी क्रिएट होगी। तो वो आपसे मास्टर डेटाबेस फाइल मांग रहा है, MDF फाइल आपने देनी है वहां पे। MDF फाइल में क्या होता है, डेटा होता है ना सारा। यस सर। ठीक है, वो वाली फाइल आपको देनी होगी, उसकी वो वाली फाइल देनी होगी जिसकी एक्सटेंशन होगी .mdf, MDF मास्टर डेटाबेस फाइल।